हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और आज के इस लेक्चर में हम रिलेशन फंक्शन का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना सीखेंगे और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है वो भी हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। पर इससे पहले अभी तक के लेक्चर में हमने जो जो चीजें पढ़ ली है, मैं आपको एक बार वो सारी चीजें एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने ये समझा था कि रिलेशन क्या होता है और कितने टाइप के रिलेशंस होते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, एक सिमेट्रिक रिलेशन होता है और एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। उसके बाद में हमने अलग अलग टाइप के फंक्शंस पढ़े थे। फंक्शंस में हमने पढ़ा था कि एक वन वन फंक्शन होता है, एक मेनी वन फंक्शन होता है और एक ऑन टू फंक्शन होता है। आज के इस लेक्चर में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि फंक्शन पर ही है, जिसमें हम फंक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। बट आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स किस तरीके से निकाला जाता है। इनवर्स का मतलब क्या होता है, पहले आपको यह चीज समझनी पड़ेगी और फिर हम ये समझेंगे कि किसी भी फंक्शन का हम इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। और दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो पहले हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन समझ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। तो आप लोगों को कंपोजिशन का मतलब क्या है कि आपको किन्हीं दो फंक्शन को मिला करके कंबाइन करके एक सिंगल फंक्शन बनाना है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। वो कैसे किया जाता है, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास में तीन सेट्स हैं। ये आपके पास में सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। मैंने बोला ए से बी पर एक फंक्शन बना रखा है, ए से बी पर एक फंक्शन है जो एफ है और बी से सी पर एक फंक्शन है जो कि जी है। यहां पर मान लेते हैं कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनको मैंने एक्स नाम दे दिया। तो जब मैं एक्स की जो भी वैल्यू है वो मैं इस फंक्शन में पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स। मतलब एक्स की इमेज क्या होगी, एफ ऑफ एक्स। और ये जो एफ ऑफ एक्स जो आया है वो मैं इस जी वाले फंक्शन में पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि दो फंक्शन है, ए से बी पर एक फंक्शन है और बी से सी पर एक फंक्शन है। यदि मैं इन दोनों फंक्शन को कंबाइन करके सीधे डायरेक्ट ए से सी पर एक फंक्शन बनाऊंगा तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कि हमने दोनों फंक्शन को कंपोज कर दिया, मिला दिया। तो क्या मुझे यदि यहां से ए से सी पर जो डायरेक्ट फंक्शन बनाया गया है, क्या मैं उसको बोल सकता हूं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि सबसे पहले एक्स की जो भी वैल्यू थी वो मैंने इस फंक्शन में पुट करी तो मुझे एफ ऑफ एक्स मिला और एफ ऑफ एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो मैं किस में पुट कर रहा हूं, जी में। जी में हम किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, इस जी फंक्शन में। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जी में आपने क्या पुट किया, एफ ऑफ एक्स पुट किया। इस जी फंक्शन में आपने जो वैल्यू पुट करी है वो कौन सी वैल्यू पुट करी है, एफ ऑफ एक्स। तो आपको इधर वाली वैल्यू मिलेगी। तो क्या हम यहां से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि x की जो इमेज होगी वो क्या होगी, g ऑफ f ऑफ x। समझ में आया। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपका f ऑफ x है 3x एंड g ऑफ x है x स्क्वायर। सबसे पहले मैंने यहां पर मान लेते हैं 1 है। मैंने इस फंक्शन में x की जगह पर 1 पुट किया तो 1 की इमेज आई 3। अब यहां से b से c पर जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, g फंक्शन है। तो मतलब कि जी मुझे ये निकालना है कि 3 की इमेज उधर क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इस 3 ये जो 3 जो वैल्यू आई है ये हम कौन से फंक्शन में पुट कर देंगे, g में। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। मतलब 3 की इमेज कितनी हो जाएगी, 9। तो मतलब a से b पर 1 की इमेज b में क्या है, 3 है और 3 की इमेज c में क्या है, 9 है। पर अब हम क्या चाहते हैं कि a से c पर एक डायरेक्ट फंक्शन बनाना चाहते हैं। तो क्या मैं सीधे सीधे ये बोल सकता हूं क्या कि 1 की जो इमेज है वो क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। यदि मैं इस बीच वाले को हटा देता हूं और a से c पर डायरेक्ट एक फंक्शन बनाऊंगा तो मैं बोल सकता हूं कि 1 की इमेज कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो ये हमने कैसे करा, ये जो 3 जो वैल्यू आई थी जिसको हम एफ ऑफ एक्स बोल रहे हैं
वो हमने कौन से फंक्शन में पुट कर दी थी, इस वाले फंक्शन में पुट कर दी, मतलब g वाले फंक्शन में हमने क्या पुट कर दिया, f ऑफ x। तो मुझे सीधे सीधे 1 की इमेज मिल जाएगी 9। तो जब आप कोई भी दो फंक्शन को कंबाइन कर देते हो तो वहां पर हम उसको क्या बोलते हैं कि हमने दोनों फंक्शन का कंपोजिशन कर दिया, दोनों को मिला दिया। ठीक है, तो इस मेथड को बोला जाता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब जैसे कि इस मेथड पर एक दो पहले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में अधिकतर जो क्वेश्चंस आते हैं रिलेशन फंक्शंस में से, तो उसमें हर बार एक क्वेश्चन इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन होता ही है, उस टॉपिक पर होता ही है। किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालना है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस फंक्शन का इनवर्स निकालना पॉसिबल है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का एक क्वेश्चन देखते हैं। मैं एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन करवाता हूं। जैसे कि यहां पर आपको एग्जाम्पल 15, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एफ एक फंक्शन है, मैं यहां पर क्वेश्चन लिख देता हूं, एग्जाम्पल 15 में करवा रहा हूं। एफ एक फंक्शन है जो कहां से कहां पर है, 2 3 4 5। पहले सेट में 2 3 4 5 है और दूसरे सेट में एलिमेंट्स है 3 4 5 9। वैसे ही जी एक फंक्शन है, वो कहां से कहां पर है, 3 4 5 9 से जो अगला सेट है वो है 7 11 15। यहां पर पूछा गया है एफ ऑफ 2 उसने दिया है 3, एफ ऑफ 2 की वैल्यू है 3। वैसे ही एफ ऑफ 3 की वैल्यू है 4, एफ ऑफ 4 की वैल्यू है, एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 5 दोनों इक्वल हैं और उन दोनों की वैल्यू कितनी है, 5 है। वैसे ही g ऑफ 3 इज इक्वल टू g ऑफ 4 इज इक्वल टू 7 एंड g ऑफ 5 इज इक्वल टू g ऑफ 9 इज इक्वल टू 11। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और उसने बोला है जी ओ एफ फाइंड करके बताओ। सबसे पहले मैं g ऑफ f1 निकाल लेता हूं, g ओ एफ 1 निकाल लेता हूं। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, g ऑफ f ऑफ 1? क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, f ऑफ 1 तो होगा ही नहीं, g ओ एफ 2 निकाल लेते हैं। तो g ओ एफ 2, f2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो g ऑफ 3 हो गया यहां पर। अब g ऑफ 3 की वैल्यू किसके इक्वल है, 7 के। तो आपका g ओ एफ 2 कितना आ गया, 7। वैसे ही आप g ओ एफ 3 निकाल सकते हो, g ओ एफ 3। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, g ऑफ f ऑफ 3? f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं g ऑफ 4, और g ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है, वो भी 7 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो फंक्शन का कंपोजिशन निकाल सकते हैं। तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जैसे कि इसका अगला एग्जांपल हम देखते हैं। यहां पर उसने बोला है कि आपको जी ओ एफ भी निकालना है और एफ ओ जी भी निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 16, जी ओ एफ भी फाइंड करना है एंड एफ ओ जी भी आपको यहां पर फाइंड करना है। ये दोनों चीजें आपको निकालनी है, जिसमें f जो फंक्शन है वो r टू r है, रियल नंबर से रियल नंबर पर है, और g जो फंक्शन है वो भी r टू r है। ठीक है, f ऑफ x गिवन बाय cos x एंड g ऑफ x कितना दिया हुआ है आपको, 3x स्क्वायर। अब आपको बोला गया है एफ ओ जी निकाल करके बताओ और जी ओ एफ निकाल करके बताओ। सबसे पहले हम जी ओ एफ एक्स निकाल लेते हैं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, cos x, तो g ऑफ cos x, मतलब g वाले फंक्शन में x की जगह पर क्या आ गया, cos x आ गया। तो यहां पर हम x की जगह पर, सॉरी, g वाले फंक्शन में x की जगह पर क्या आ गया, cos x आ गया। मतलब यहां पर हम x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, cos x पुट कर देंगे। g फंक्शन आपका क्या था, 3x स्क्वायर,
बट यदि यहाँ पर x की जगह पर cos x आ गया तो यहाँ पर भी आपको x की जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा, cos x पुट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 cos x का होल स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 3 cos स्क्वायर x। तो ये आएगा आपका GOFX। यदि आप FOG निकालना चाहो तो FOGX को हम कैसे लिखेंगे, f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, g ऑफ x यहां पर आपको क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर, तो आप कैसे लिखोगे f ऑफ 3x स्क्वायर। मतलब f वाले फंक्शन में x की जगह पर क्या है, यहां पर 3x स्क्वायर है। मतलब ये वाला जो फंक्शन है इसमें हर जगह आपको x की जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा, 3x स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या दिया हुआ है cos x, बट x की जगह पर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, तो cos 3x स्क्वायर। तो ये आपका GOF आ गया और वो आ गया आपका FOG। तो इस तरीके से हम दो फंक्शन का कंपोजिशन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, एग्जांपल नंबर 17। एग्जाम्पल 17 में आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका डोमेन और रेंज दे रखा है, वो मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, आप लोग बुक में देख लेना। 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, और g एक फंक्शन दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। और यहां पर आपसे पूछा गया है कि आपको देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है यहां पर कि FOG इज इक्वल टू IA एंड GOF इज इक्वल टू IB। ठीक है, जिसमें ये पहला सेट है A, ये दूसरा सेट है B और ये तीसरा सेट है C। A से B पर जो फंक्शन बनाया है उसको उन्होंने F बोला है, B से C पर जो फंक्शन बनाया है उसको उन्होंने G बोला है। अच्छा, पहले मैं बात करता हूं GOF का मतलब क्या है। यदि मैं A से C पर एक डायरेक्ट फंक्शन बनाता हूं तो इसको हम क्या बोलेंगे, GOF। क्यों बोलेंगे GOF, क्योंकि यहां पर मान लो x था, x को मैंने इस फंक्शन में पुट किया तो f ऑफ x आ गया, और ये f ऑफ x की जो वैल्यू है वो मैं किस में पुट करना चाह रहा हूं, g में। तो g ऑफ f ऑफ x, यहां से पहले हम यहां गए और ये वाली वैल्यू उस वाले में पुट कर दी g में, तो g में क्या पुट कर दिया, f ऑफ x पुट कर दिया, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा GOF। तो इस वाले फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, GOF, a से c की तरफ। और यदि मैं ऐसा वाला फंक्शन बनाऊं, इसका उल्टा, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे बताओ। चलो छोड़ो, ऐसे मत देखो, इस वाले को अभी हम बाद में सीखेंगे जब आपको यह समझ में आएगा कि किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। इधर वाले फंक्शन को हम GOF बोलेंगे, और FOG का मतलब क्या होता है वो अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि आपको प्रूव करना है कि FOG इज इक्वल टू I का मतलब क्या है कि एक आइडेंटिटी फंक्शन है। इसके पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लो f ऑफ x के इक्वल है, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। यदि इस फंक्शन में मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो फंक्शन की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी। यदि मैं इस फंक्शन में x की जगह पर 2 पुट करता हूं तो फंक्शन की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहां पर मुझे यह बताना है कि FOG एक आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, मतलब मुझे यह प्रूव करना है कि FOGX किसके इक्वल आना चाहिए, x के इक्वल आना चाहिए। यदि मैंने ये चीज प्रूव कर दी मतलब कि हाँ FOG एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि यदि मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 लेता हूं तो FOG की वैल्यू भी 1 ही आएगी, मतलब कि ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा। यदि मैं यहाँ पर 2 लूंगा तो FOG की वैल्यू भी 2 आएगी। मतलब जो x की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे, फंक्शन की भी यदि वही वैल्यू आ जाए तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो आपको यहाँ पर प्रूव करना है कि FOGX इज इक्वल टू x। तो देखो कैसे निकालेंगे, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x, बट g ऑफ x क्या है, f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। ठीक है, मतलब f ऑफ दिस
मतलब f वाले फंक्शन में x की जगह पर ये पूरी बड़ी वैल्यू आ गई है, मतलब उस फंक्शन में x की जगह पर आपको क्या पुट करना पड़ेगा, पूरा पूरा ये पुट करना पड़ेगा। यदि आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो अभी आप थोड़ी देर के लिए इसको m मान लो। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं f ऑफ m। अब मैंने आपसे पूछा f ऑफ m क्या होगा, तो आपका f ऑफ x कितना है 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। तो f ऑफ m क्या होगा 3m प्लस 4 अपॉन 5m माइनस 7। m की जगह पर m की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 3 ब्रैकेट में 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट में 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 माइनस 7। आप जब ऊपर और नीचे एलसीएम लेकर के इसको पूरा सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा। मतलब हमने क्या बता दिया कि FOG किसके इक्वल आ रहा है, x के इक्वल आ रहा है। और यदि FOGX x के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब कि FOG एक आइडेंटिटी फंक्शन है। उसी तरीके से आप GOF की भी वैल्यू निकाल सकते हो। GOF की वैल्यू कैसे निकालोगे, उसको भी बताना है कि वो एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, GOF x इक्वल टू x प्रूव करना है आपको। तो क्या मैं ये आपको प्रूव करना है, दिस इज यू हैव टू प्रूव। तो मुझे GOF x की वैल्यू निकालनी है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं G ऑफ f ऑफ x, ठीक है। f ऑफ x की वैल्यू कितनी है वो दी हुई है, तो G ऑफ 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। अभी थोड़ी देर के लिए इसको कुछ n मान लो, तो g ऑफ n, g ऑफ x इतना है तो g ऑफ n कितना होगा 7n प्लस 4 अपॉन 5n माइनस 3। n की जगह पर n की वैल्यू पुट कर देते हैं, 7 ब्रैकेट में 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट में n की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 माइनस 3। ऊपर नीचे आप जब एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू भी x आएगी। मतलब GOFX भी x के इक्वल है और FOGX भी x के इक्वल है। तो मतलब हाँ, ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएंगे, ठीक है। अब देखो, तो इसके बाद में एक और क्वेश्चन में एग्जांपल का करवा देता हूं, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम फंक्शन का इनवर्स निकालना सीखेंगे। किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकाला जाता है, और हम ये भी पढ़ेंगे कि फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, फंक्शन कैसा होना चाहिए, ये भी है। हर फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि व्हाट आर दी कंडीशंस फॉर अ फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल, और फिर यदि वो इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। और उसके पहले हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं, नेक्स्ट वाला एग्जांपल 17। वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आपको दिया हुआ है एक फंक्शन f जो a से b पर है, और एक और फंक्शन दिया हुआ है g जो कि b से c पर है। और इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि फंक्शन f एंड g आर 1 1। ये दोनों फंक्शन जो है ये 1 1 है, ये आपको गिवन है, ठीक है, दोनों 1 1 है। तो आपको बताना है कि जो GOF फंक्शन बनेगा, ये आपका सेट A है, ये सेट B है, ये सेट C है, ये फंक्शन f है, ये फंक्शन g है। तो यहां से यहां पर जो फंक्शन बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, GOF। तो यदि ये वाला फंक्शन 1 1 है, ये वाला फंक्शन 1 1 है, तो हमें ये प्रूव करना है कि A से C पर जो फंक्शन बनेगा जिसको GOF बोला जा रहा है वो भी 1 1 होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में समझा था कि जैसे कि मुझे इस फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है तो मैं कहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा, लेट x1 एंड x2 आर 2 elements इन A में मैंने 2 एलिमेंट्स मान लिए x1 और x2, और मुझे 1 1 के लिए एल्गोरिथम क्या होता है कि GOF x1 इज इक्वल टू GOF x2।
यदि इसको सॉल्व करते करते लास्ट में x1 इक्वल टू x2 आ गया तो हम ये बोल देंगे कि हाँ GOF 11 है। ठीक है, ये हमने इसके पहले वाले लेक्चर में समझा था कि किसी भी फंक्शन को 11 किस तरीके से प्रूव करते हैं। तो हम क्या करते थे, f of x1 इक्वल टू f of x2 लेते थे और उसको सॉल्व करते थे, और यदि लास्ट में x1 इक्वल टू x2 आ गया मतलब वो 11 है। ठीक है, अब देखो क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, g of f of x1 इज इक्वल टू g of f of x2। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? हाँ, लिख सकता है। क्या मैं इस चीज से ये कंक्लूड कर सकता हूं क्या कि f of x1 जो है वो f of x2 के इक्वल होगा? अब ऐसा मैंने कैसे बोल दिया? क्योंकि आपको ये पता है कि g इज 11, और यदि g 11 है तो उसके अंदर की दोनों वैल्यूज इक्वल आएगी। अरे कैसे? जब हम प्रूव करते हैं कि f of x1 इज इक्वल टू f of x2 और मुझे चेक करना है कि ये 11 है या नहीं है, तो लास्ट में क्या आना चाहिए? लास्ट में यदि ये 11 होगा तो लास्ट में क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2। यदि f 11 है तो लास्ट में क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2। या फिर मैं इसका उल्टा भी बोल सकता हूं, यदि मुझे पता है कि f 11 है तो लास्ट में क्या आएगा, x1 इक्वल टू x2 आएगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यूज है वो दोनों इक्वल आएगी। तो वैसे ही मुझे यहां पर पता है कि g 11 है, आपको पता है कि g भी 11 है और f भी 11 है, तो यदि g 11 है तो ये ब्रैकेट के अंदर की जो दोनों वैल्यूज हैं ये दोनों इक्वल आएगी, तो इसीलिए मैंने दोनों को इक्वल लिख दिया। अब उसके बाद में f of x1 इक्वल टू f of x2, बट आपको ये भी पता है कि f भी 11 है, और यदि f 11 है तो क्या आएगा, x1 इक्वल टू x2 आएगा। देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2। इसका रीजन क्या लिखोगे, सिंस f इज 11, क्योंकि f 11 है इसीलिए x1 इक्वल टू x2 आएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया लास्ट में, x1 इक्वल टू x2। हमने क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट किया था, GOF x1 इज इक्वल टू GOF x2, और लास्ट में आपको मिल रहा है x1 इक्वल टू x2, मतलब GOF जो है वो भी 11 होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको किसी भी क्वेश्चन में 11 प्रूव करना है। यहाँ पर आपको दो फंक्शन दिए हुए थे और वो दोनों 11 थे, आपको चेक करना था कि GOF भी 11 है या नहीं है। तो हमने GOF x1 इक्वल टू GOF x2 लिया और लास्ट में x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, मतलब कि हाँ GOF भी 11 है। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, कि इनवर्स का मतलब क्या होता है। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, चलो ऐसे लिख लो। तो आप लोगों ने फंक्शन की डेफिनेशन आप लोगों को सबको क्लियर होगी कि एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती है, दो की एक इमेज हो सकती है। दो की यदि एक इमेज है तो उसको हम बोलते हैं मेनी वन, और यदि सबकी अपनी अपनी एक एक सिंगल इमेज है तो उसको हम बोलते हैं वन वन। दूसरी फंक्शन की कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो अनपेयर्ड है। कोडोमेन में यदि छूट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बट यदि कोडोमेन में भी सारे एलिमेंट पेयर्ड है तो उस वाले फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑनटू। अब मैंने ये सेट A मान लिया, ये सेट B मान लिया, A से B पर एक फंक्शन है f, और अब मैंने क्या किया कि मैं B से A पर एक दूसरा फंक्शन बनाना चाहता हूं। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि क्या B से A पर फंक्शन बनाया जा सकता है या नहीं जा सकता है। B से A पर फंक्शन बनाया जा सकता है या नहीं जा सकता है। ठीक है, तो कैसे आप चेक करोगे वो, तो सबसे पहले देखो, यदि दो एलिमेंट की एक इमेज है तो हम देखें तो A से B पर तो फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। बट जब मैं B से A पर फंक्शन बनाऊंगा तो अब ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा और ये कोडोमेन हो जाएगा, और एक एलिमेंट की दो इमेज, तो अब इधर से इधर पर फंक्शन नहीं बनाया जा सकता। मतलब पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर फंक्शन फॉर इनवर्स ऑफ अ फंक्शन,
पहली कंडीशन क्या है कि वो 1 1 होना चाहिए, इट मस्ट बी 1 1। क्यों 1 1 होना चाहिए? क्योंकि इधर से इधर पर देखेंगे दो की एक इमेज है तो ठीक है, इधर से इधर तो फंक्शन हो सकता है, बट जब हम उसका इनवर्स बी से ए पर फंक्शन बनाएंगे तो नहीं बन सकता, क्योंकि एक एलिमेंट की दो इमेज हो रही है, तो मतलब कि इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। मतलब पहली कंडीशन है कि फंक्शन 1 1 होना चाहिए, तभी हम इनवर्स बना सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ पर ए बी सी डी है, ए बी सी है, और यहाँ पर 1 2 3 4 है। ए की इमेज 1 हो गई, बी की 2 हो गई, सी की 3 हो गई। 1 1 तो है ये, बट अभी ये ऑन टू नहीं है। यदि मैं ए से बी पर बोलता हूं कि क्या ये ए से बी पर फंक्शन है, तो हाँ है, क्योंकि इधर एलिमेंट खाली रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब मैं बी से ए पर फंक्शन बनाऊंगा तो अब बी से ए पर फंक्शन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि डोमेन, जब बी से ए पर फंक्शन बनाएंगे तो ये डोमेन हो जाएगा और ये कोडोमेन हो जाएगा, और यहां पर डोमेन में एलिमेंट छूट रहा है तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। तो इससे हमें यह भी समझ में आ रहा है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी निकाला जा सकता है जब वो क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, मतलब इधर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो दूसरी कंडीशन क्या हो गई, इट मस्ट बी ऑन टू। ठीक है, इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी निकाला जा सकता है जब वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। यदि सिर्फ 1 1 है बट ऑन टू नहीं है तो इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ ऑन टू है बट 1 1 नहीं है तब भी इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो यदि आपसे किसी भी क्वेश्चन में इनवर्स निकालने का बोला है तो सबसे पहले आपको यह चेक करना पड़ेगा कि वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। यदि वो फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा तभी हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे, ये कंडीशन आप नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए। अब देखो, तो अगला कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। हाँ, अच्छा देखो, एक और चीज समझते हैं हम कि मान लेते हैं, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको भी अच्छा समझना। मान लेते हैं ये फंक्शन, ये सेट है ए, ये सेट है बी। ए से बी पर जो फंक्शन है उसको मैं एफ नाम दे रहा हूं, और बी से ए पर जो फंक्शन है उसको अभी हम थोड़ी देर के लिए जी बोल देते हैं। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, एफ 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, तो अब देखो, यदि मैं यहां पर जी ओ एफ एक्स निकालता हूं तो वो क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आएगा, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा। वो कैसे बनेगा वो चीज हम समझते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर आपका एक एलिमेंट है x, x को की वैल्यू जब मैं इस फंक्शन में पुट करूंगा तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा। और जब ये एफ ऑफ एक्स मैं वापस से इस फंक्शन में पुट करूंगा g में, तो वापस से मुझे क्या मिलेगा, x ही मिलेगा। क्यों मिलेगा x? क्योंकि ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। यदि मेनी वन होता, इन केस मान लेते मेनी वन होता, दो एलिमेंट की सिंगल इमेज, तो x पर एफ ऑफ एक्स मिलता, और ये मान लो x1 है, ये x2 है, तो x1 पुट करता तो एफ ऑफ x1 मिलता, और वापस से एफ ऑफ x1 में जब इस फंक्शन में पुट करता g में, तो वापस से मुझे x1 भी मिल सकता था, x2 भी मिल सकता था। पर यदि GOFX निकालने पर x के इक्वल आ जाए, इसका मतलब क्या होगा कि वो 1 1 ही होगा, है ना, समझे मेरी बात। x की वैल्यू मैंने f में पुट करी तो f ऑफ x आया, और f ऑफ x वापस से मैंने इस फंक्शन में पुट किया, मतलब मैं वापस से यहां पर देख रहा हूं कि इसकी प्री इमेज क्या थी। तो यदि f ऑफ x किस में पुट किया, g में मैंने क्या पुट किया, f ऑफ x, और वापस से x मिल जाए तो मतलब कि वो 1 1 ही है। इस तरीके से भी आप 1 1 नेस आप चेक कर सकते हो किसी भी फंक्शन की। ठीक है, और यदि मैं यहीं पर GOF निकालू, अब देखो मैं आपको GOF का मतलब समझाता हूं कि GOF का मतलब क्या है। GOF तो हमने निकाल लिया, FOG का मतलब क्या है। FOG का मतलब क्या है कि ये यहां पर मैंने एक एलिमेंट मान लिया y को जब मैंने g में पुट किया तो क्या आ गया, g ऑफ y।
और ये जो g ऑफ y आया है ये मैं कौन से फंक्शन में पुट करूंगा, f में। मतलब f में मैं क्या पुट कर रहा हूं, g ऑफ y। f में मैंने क्या पुट कर दिया, g ऑफ y। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, FOG। और FOG का मतलब क्या हुआ कि पहले मैंने y वाली जो वैल्यू है वो यहां पर g में पुट करी, ये जो वैल्यू है उसको हम g ऑफ y बोल रहे हैं, और g ऑफ y जो भी आया उसको हम f में पुट कर रहे हैं। वापस से मुझे क्या मिलना चाहिए, y ही मिलना चाहिए। ठीक है, यदि वो 1 1 है तो, 1 1 नहीं है तो फिर y के अलावा कुछ और भी मिल सकता है। पर यदि 1 1 है तो मैं ऐसे घूम करके वापस से जाऊंगा तब भी मुझे वही वाला एलिमेंट मिलेगा, या फिर ऐसे घूम करके मैं ऐसे जाऊंगा तब भी मुझे वही वाला एलिमेंट मिलेगा, यदि फंक्शन 1 1 है तो। ठीक है, तो अब देखो, अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स किस तरीके से निकाला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल 23, पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूं, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। यदि हम एग्जाम्पल 23 देखें तो लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू f, स्मॉल f दिया हुआ है, y सॉरी, बी अ फंक्शन डिफाइंड एज, फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3। ये तो नेचुरल नंबर है, बट ये y क्या है, तो y की डेफिनेशन भी उसने यहां पर दी है कि y क्या है, वेयर y इज इक्वल टू y, स्मॉल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। मतलब पहले वाले सेट में तो सारे नेचुरल नंबर हैं, दूसरे वाले सेट में क्या है, नेचुरल नंबर ही है। पर वो नेचुरल नंबर कौन से हैं, यहां पर जब मैं x की अलग अलग वैल्यूज पुट करूंगा तो जो y की जो वैल्यूज आएगी सिर्फ वही वाले नंबर्स दूसरे सेट में हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो उसने बोला है कि आपको प्रूव करना है, शो दैट f इज इन्वर्टिबल। आपको ये शो करना है कि f इन्वर्टिबल है, और यदि f इन्वर्टिबल है तो आपको उसका इनवर्स भी फाइंड करना है। ठीक है, तो f इन्वर्टिबल कब होगा, जब वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो सबसे पहले हम 1 1 चेक कर लेते हैं कि ये 1 1 है या नहीं है। तो 1 1 के लिए आप क्या करोगे, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 ले लिया। f ऑफ x1 की जगह पर मैंने 4x1 प्लस 3 लिख दिया, इधर 4x2 प्लस 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4x1 इक्वल टू 4x2, तो 4 से 4 भी कट गया, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। मतलब कि हाँ ये 1 1 तो है, इट इज 1 1, 1 1 तो है। अब ऑन टू के लिए आप कैसे चेक करते थे, ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 4x प्लस 3 ले लिया। ये जो डोमेन में नेचुरल नंबर्स है और को डोमेन में क्या है, कैपिटल Y, मतलब ये स्मॉल y की जितनी वैल्यूज है, ये x है और ये y है। यहां पर x की वैल्यू में कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर सकता हूं, और जब x की वैल्यू में कुछ भी पुट करूंगा तो जो y की वैल्यू आएगी वही नंबर्स इस सेट में है, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर वहां पर नहीं है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब आपको यहां पर चेक करना है कि ये ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे y की टर्म्स में, y माइनस 3/4। अच्छा, ये जब आप वैल्यू निकालते हो तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या है, हमने एक ऐसा फंक्शन बना लिया जो इधर से इधर की तरफ है। ये वाला जो फंक्शन था y इक्वल टू 4x प्लस 3, ये कौन सा था, इधर से इधर की तरफ, क्योंकि मैंने यहां पर x की वैल्यू पुट करी तो मुझे उधर की वैल्यू मिलेगी। मतलब ये वाला जो फंक्शन है ये a से b पर है, और जब आप y की क्या x की वैल्यू निकाल लेते हो y की टर्म्स में, मतलब कि आपने एक ऐसा फंक्शन बना लिया जो इधर से b से a की तरफ पर, मतलब आप इनवर्स तो निकाल चुके हो, ये इसका इनवर्स है फंक्शन का। ठीक है, ये उल्टा बना दिया आपने फंक्शन को कि आप b की वैल्यू पुट करोगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी, आप y की वैल्यू पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। पर अभी आपको चेक करना है कि ऑन टू है या नहीं है। तो अब देखो, ऑन टू आप कैसे चेक करोगे कि यहां पर y की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं। तो y की वैल्यूज तो क्या है, y की वैल्यूज आपको कहां से मिलेगी, जब आप यहां पर अलग अलग नंबर्स पुट करोगे x में,
x की वैल्यू जैसे मैंने 1 पुट करी, पहला नेचुरल नंबर होता है 1, तो 4 1 जा 4 प्लस 3 7, मतलब यहां पर पहला नंबर क्या आएगा 7। यदि मैं 2 पुट करता हूं तो 4 2 जा 8 प्लस 3 11, मतलब यहां पर वो सारी वैल्यूज हैं जो आप यहां पर पुट करके निकालोगे, वही वैल्यूज वहां पर है, उसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं है। तो कोई दूसरी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 7 होगा, 11 होगा और ऐसे ही करके कुछ नंबर्स होंगे। और जब मैं ये वाली वैल्यूज पुट करूंगा तो वापस से मुझे उनकी प्री इमेजेस मिल जाएगी। जैसे 7 की प्री इमेज क्या होगी, तो मैंने क्या पुट किया था, 1 पुट किया था, तब मुझे 7 मिला था। तो मतलब 7 की प्री इमेज क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, 11 की प्री इमेज क्या होगी, 2, क्योंकि जब मैंने x की जगह पर 2 पुट किया था तब मुझे 11 मिला था। तो वैसे ही मैं y की यहां पर कुछ भी वैल्यू पुट कर दूं, मुझे x की कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगी, क्योंकि वो y कहां से आया, x से आया। x की वैल्यू पुट करके मैंने y की वैल्यू निकाली थी, मतलब कि y की हर वैल्यू पर कुछ ना कुछ x की वैल्यू तो होगी। क्या कोई ऐसा नंबर यहां पर आ सकता है क्या जिसके लिए कोई प्री इमेज नहीं हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्या यहां पर 1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है 1, क्योंकि यहां तो वही नंबर्स आएंगे जो मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगा, इस फंक्शन से निकालूंगा, तो वहां पर कभी 1 आएगा ही नहीं। वहां पर सिर्फ वही नंबर्स आएंगे जो आप यहां पर पुट करके निकालोगे। तो मतलब कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज, y की हर वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ x की वैल्यू होगी ही होगी। और इसका मतलब कि उधर की कोई भी नंबर जो है वो छूटेगा नहीं, उधर कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं, इसका मतलब कि वो ऑन टू भी होगा। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट एन x देयरफॉर इट इज ऑन टू। तो ये 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। अब आपको इसका इनवर्स निकालना है, तो ये इनवर्स जो है वो ये रहा, ये इनवर्स तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो आप इसको क्या बोलोगे, f इनवर्स x किसके इक्वल होगा, तो यहां पर आप y को x से रिप्लेस कर दो, x माइनस 3/4, ये आपका आ गया f इनवर्स x। आप सोच रहे होंगे कि आपने रिप्लेस कैसे कर दिया, इसको मैं y की टर्म्स में भी लिख सकता हूं, f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 3/4। ठीक है, यदि मैं यहां पर x लिखूंगा तो यहां पर भी x आ जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पर f इनवर्स x के टर्म्स में मैंने निकाल लिया, तो वो y को मैंने x से रिप्लेस कर दिया, तो ये आपका इनवर्स आ गया। ठीक है, तो इनवर्स निकालना बहुत आसान है, बस पहले आपको ये चेक करना है कि वो इन्वर्टिबल है या नहीं है। मतलब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो 1 1 और ऑन टू है या नहीं। जैसे इसी का एग्जाम्पल 25 में नहीं बता रहा हूं अब, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी दिए हैं, तो जब मैं वो करवाऊंगा तो ये सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। उसके बाद में भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, इसके पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी समझा देता हूं, अब इसके बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम एक प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। जैसे कि आपको HOGOF दिया हुआ है ऐसे, तो ये किसके इक्वल होगा, HOGOF, ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। HO मतलब पहले आपने GOF की वैल्यू निकाल ली और फिर आपने उसको H में पुट किया, या फिर पहले आपने HOG की वैल्यू निकाल ली, HOG की, सॉरी मैंने गलत ब्रैकेट लगा दिया, HOG की वैल्यू निकाल ली और HOG जो आया उसमें आपने फिर ये F की वैल्यू पुट करी। दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा। ये एक प्रॉपर्टी है जो अभी हमें काम में आएगी आगे। अब देखो एक और चीज समझते हैं, यदि f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू x के इक्वल आ गया, तो क्या मैं यहां से ये चीज कंक्लूड कर सकता हूं क्या कि g इज इक्वल टू f इनवर्स, क्या ऐसा बोला जा सकता है कि g जो है वो f का इनवर्स होगा। देखो ऐसा कैसे, अभी हमने समझा था, वापस से मैं समझा रहा हूं, FOG बोल लो या GOFX इज इक्वल टू x आ रहा है, मतलब f जो है वो g का इनवर्स होगा। और ये भी बोल सकते हैं कि g जो है वो f का इनवर्स होगा। ये दोनों, यदि FOG भी x के इक्वल आ रहा है, GOF भी x के इक्वल आ रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। f g का इनवर्स है और g f का इनवर्स है। वो कैसे, देखो
ये फंक्शन है f, ये फंक्शन है g। यहां पर मैंने x लिया, x की वैल्यू मैंने f में पुट करी, f ऑफ x आया, और f ऑफ x जो भी आया वो मैंने g में पुट किया। ठीक है, ये इधर से इधर फंक्शन f है, इधर से इधर वाला क्या है, g है। ये वाला फंक्शन उसका क्या होगा, इनवर्स होगा। पर कब होगा, जब ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तभी होगा। यदि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है तो g f का इनवर्स नहीं हो सकता है। तो अब देखो, यदि g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू x आ गई, यहां से स्टार्ट किया था, x पुट किया f में, f ऑफ x आया, f ऑफ x g में पुट किया, वापस से x आ रहा है, मतलब फंक्शन 1 1 है। ठीक है, पर अभी ये प्रूव नहीं हुआ है कि ऑन टू है या नहीं है। अब देखो, तो GOF जो है वो x के इक्वल आ गया। अब FOG भी x के इक्वल आ रहा है क्या, वो देख लेते हैं। यहां पर मैं y मान लेता हूं, ये y ले लो, FOG y ले लो। y की जब मैंने वैल्यू g में पुट करी तो g ऑफ y आ गया। g ऑफ y जब मैं f में पुट करूंगा तो वापस से मुझे क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, g ऑफ y आपने किस में पुट किया, f में। f में आपने क्या पुट किया, g ऑफ y, और वापस से y मिल गया। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू कैसे प्रूव हुआ, कि मान लेते हैं कि यहां पर कोई एलिमेंट, फॉर एग्जांपल यहां पर कोई एलिमेंट छूट गया, जैसे कि यहां पर मैंने एक एलिमेंट ले लिया अल्फा। ठीक है, अल्फा मैंने, या फिर मैंने यहां पर एक एलिमेंट, एक नंबर मान लेता हूं मैं 10। 10 जो है वो अनपेयर्ड है। तो जब मैं g में 10 पुट करूंगा तो कुछ आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि 10 तो अनपेयर्ड है। ठीक है, पर मैंने क्या बोला कि y एक वेरिएबल लिया है मैंने यहां पर, मतलब यहां का हर एलिमेंट जो है वो g में पुट करने पर g ऑफ y दे रहा है, और फिर g ऑफ y जो आया है वो मैं f में पुट कर रहा हूं तो वापस से y मिल रहा है। यहां पर मैं कोई पर्टिकुलर नंबर पर मैंने चेक नहीं किया है, यहां पर हमने एक y वेरिएबल मान लिया, मतलब सारे एलिमेंट हमने यहां पर ले लिए। जब वो y मैंने g में पुट किया तो g ऑफ y आया, और g ऑफ y की जो भी वैल्यू आई वो मैंने f में पुट करी तो वापस से y आ गया। मतलब हर एलिमेंट जो है वो यहाँ का कंबाइन हो रहा है, उसकी कुछ ना कुछ प्री इमेज है, मतलब कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, तो यदि GOF x के इक्वल आ रहा है और FOG y के इक्वल आ रहा है, मतलब कि g जो होगा वो f का इनवर्स होगा और f जो है वो g का इनवर्स होगा। ये चीज भी एक कंक्लूजन है, ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है जो अभी काम में आएगी। ठीक है, तो अब हम ये ध्यान रखना, रट लो ये चीज, कि यदि FOG x के इक्वल आ गया और GOF x भी x के इक्वल आ गया, इसका मतलब है देयरफॉर g इज इक्वल टू f इनवर्स एंड f इज इक्वल टू g इनवर्स। मतलब g f का इनवर्स होगा और f जो है वो g का इनवर्स होगा, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फटाफट करेंगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपको दिया है, आपको फाइंड करना है GOF। f फंक्शन भी आपको दिया है और g फंक्शन भी दिया है। 1 की इमेज 2 है। देखो, एक में निकाल के बता देता हूं। यहां पर उसने बोला है GOF फाइंड करो, GOF 1 निकालते हैं। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, g ऑफ f ऑफ 1। f ऑफ 1 कितना है, 2 है, क्योंकि आप फंक्शन f में देखोगे 1, 2, मतलब 1 की इमेज क्या है, 2 है, तो f ऑफ 1 कितना है, 2 है। तो f ऑफ 1 की जगह पर मैंने 2 पुट कर दिया। अब g ऑफ 2 निकाल लो, तो g ऑफ 2 कितना है, 3 है। ठीक है, g वाले फंक्शन में देखो आप, वहां पर एक एलिमेंट दिया हुआ है 2, 3, मतलब 2 की इमेज कितनी होगी, 3, जब आप g में पुट करोगे तो g ऑफ 2 कितना आएगा, 3। तो इस तरीके से आपको हर एलिमेंट के लिए फाइंड करना है, जो कि बहुत सिंपल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, R से R पर एक फंक्शन है जिसमें आपको दिया प्रूव करना है f प्लस जी ऑफ h इज इक्वल टू f ओ एच प्लस जी ओ एच।
कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। मैं LHS से स्टार्ट कर रहा हूं, F प्लस जी ओ एच एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, F O H X प्लस G ऑफ H X। तो वही आपको प्रूव करना था, X को आप हटा दो तो FOH प्लस G ऑफ H आ गया। वैसे ही आपको इसका सेकेंड पार्ट करना है जो कि बहुत सिंपल है। हाँ, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन हम करते हैं, थर्ड वाला। ये बहुत सिंपल है, इसलिए मैं आपको इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं डिटेल में बताऊंगा, और उसके बाद में भी यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। देखो यहां पर आपको GOF भी फाइंड करना है और FOG भी आपको यहां पर फाइंड करना है, जिसमें f of x आपको दिया हुआ है mod x एंड g of x आपको दिया हुआ है mod 5x minus 2। सबसे पहले हम GOF निकाल लेते हैं, GOFX। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, G of f of x, f of x की वैल्यू कितनी है mod x, तो G of mod x, मतलब कि G फंक्शन में यहां पर x की जगह पर क्या आ गया, mod x आ गया। मतलब उस फंक्शन में हर x को आपको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, mod x से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, G ऑफ mod ऑफ 5 mod x माइनस 2, क्योंकि x की जगह पर क्या आ गया, mod x आ गया, तो ये mod x आ गया तो वहां पर भी mod x आ जाएगा, तो ये आपका आ गया GOF। यदि मैं FOGX निकालता हूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, f ऑफ g of x, f ऑफ g of x की वैल्यू कितनी है, मॉड में 5x माइनस 2। अभी इसको थोड़ी देर के लिए m मान लो, ज्यादा आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए। तो f ऑफ m, f ऑफ x कितना है, मॉड x, तो f ऑफ m कितना होगा, मॉड में m। अब m की वैल्यू आप पुट कर दो, तो मॉड में फिर से m की वैल्यू कितनी है, मॉड 5x माइनस 2 एंड देन मॉड, तो डबल मॉड आ जाएगा यहां पर। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा, ठीक है। उसी का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। आपको दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू 8x क्यूब एंड g ऑफ x इक्वल टू x टू दी पावर 1/3। पहले आपको GOF निकालना है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 8x क्यूब। इस पूरे को अभी थोड़ी देर के लिए m मान लो, तो g ऑफ m, ठीक है। g ऑफ m, g ऑफ x कितना है, x की पावर 1/3, तो g ऑफ m कितना होगा, m की पावर 1/3, बट m की वैल्यू क्या है वो पुट कर दो, 8x क्यूब होल टू दी पावर 1/3, तो ये कितना आएगा, 2x आएगा, ठीक है। 8 का क्यूब रूट 2 हो गया और x की पावर 3 की पावर 1/3, तो 3 से 3 कट गया। अब आप निकाल लो FOGX। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ gx की वैल्यू कितनी है, 8x क्यूब, सॉरी x की पावर 1/3। इस पूरे को अभी थोड़ी देर के लिए n मान लो, तो f ऑफ n, f ऑफ x कितना, 8x क्यूब, तो f ऑफ n कितना होगा, 8n क्यूब। अब n की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो, n क्या है, x की पावर 1/3 होल टू दी पावर 3, तो आंसर आएगा आपका 8x। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। हाँ, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, रीड करो, करना स्टार्ट करो। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, इफ f of x is equal to 4x plus 3 upon 6x minus 4 और x की वैल्यू 2/3 के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप x की वैल्यू 2/3 यहां पर पुट करोगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए उसने बोला है कि x की वैल्यू 2/3 नहीं पुट करना है। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है शो दैट f of x इज इक्वल टू x, ये आपको प्रूव करना है। दिस इज यू हैव टू प्रूव। बहुत सिंपल है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, f of x को हम ऐसा लिख सकते हैं, f of x की वैल्यू कितनी है, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। इस पूरे को अभी थोड़ी देर के लिए m मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, f of m। अब f of x ये है, तो f of m क्या होगा, 4m प्लस 3 अपॉन 6m माइनस 4। m की जगह पर m की वैल्यू पुट कर दो। m की वैल्यू क्या है, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। m की वैल्यू पुट कर दी प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 6 ब्रैकेट में 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। मैं इधर इधर काटा रहा हूं। एलसीएम लिया ऊपर, तो 4 4 जा 16x प्लस 12 प्लस 6 3 जा 18x माइनस 12 होल डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4। इधर एलसीएम लिया, 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16 होल डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4। 6x माइनस 4 से कट गया, 12 से 12 कैंसिल हो रहा है, 24 से 24x कैंसिल हो गया। ऊपर बच रहा है 18 प्लस 16 34x, और नीचे बच रहा है 18 प्लस 16 34। 34 से 34 कैंसिल, आंसर आ गया x। मतलब हाँ, f x की वैल्यू x के इक्वल आ रही है। ठीक है, प्रूव कर दिया। अब आगे उसी में उसने आगे पूछा है व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि यदि f o g x के इक्वल आ जाए तो ये जो g जो होगा वो f का इनवर्स होगा। तो वैसे ही यहां पर f o f x के इक्वल आ रहा है, मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो f का इनवर्स होगा। मतलब f खुद f का इनवर्स है। मतलब इसका जब आप इनवर्स निकालोगे इस फंक्शन का, तब भी यही वाला फंक्शन आएगा। मतलब कि यहां पर ऐसा हो गया कि उस फंक्शन का जब आप इनवर्स निकालोगे तब वापस से वही वाला फंक्शन आएगा। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में उसने बोला है कि कौन से फंक्शन का इनवर्स निकाला जा सकता है। तो पहला वाला फंक्शन 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है पहला वाला फंक्शन, क्योंकि 1 की इमेज 10 है, 2 की भी 10 है, 3 की भी 10 है और 4 की भी 10 है। तो ये 1 1 नहीं है, मेनी 1 है, तो इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। सेकेंड वाले में आप देखोगे कि 5 की इमेज 4 है, 6 की 3 है, 7 की 4 है, 5 की भी 4 है, 6 की भी 4 है, मतलब ये भी 1 1 नहीं है। फिर थर्ड वाला फंक्शन 2 की 7, 3 की 9, 4 की 11 एंड 5 की 13, ये वाला फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इसीलिए ये इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। देखो अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, 6, क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं मैं एनसीईआरटी का। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है -1, से r पे। फंक्शन की डेफिनेशन है x अपॉन x प्लस 2। ये 1 1 है, इट इज 1 1 गिवन है, ये सारी चीजें गिवन है, इट इज 1 1।
ये भी दिया हुआ है कि 1 1 है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ। आपको इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है, और इनवर्स जो उसने बोला है वो किसका निकालने का बोला है, एफ फंक्शन का इनवर्स निकालने को बोला है। बट वो फंक्शन कहां से कहां पर है, -1 to 1 से लेकर के रेंज एफ तक, मतलब एफ की जो रेंज है वहीं तक का वो फंक्शन है। ये चीज समझना ध्यान से कि यहां पर उसने फंक्शन का इनवर्स निकालने का बोला है, बट उस फंक्शन का इनवर्स निकालने का नहीं बोला। उसने यहां पर डोमेन को तो वही रहने दिया, बट को डोमेन चेंज कर दिया है उसने। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले जब फंक्शन बनाया था तो वो -1, 1 से रियल नंबर्स पर था, तब ये फंक्शन 1 1 तो होता, 1 1 तो दिया हुआ है, पर ये फंक्शन तब ऑन टू नहीं बन पाता। ऑन टू क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि पहले वाले सेट में तो -1 से 1 तक के नंबर हैं, बट दूसरे वाले सेट में बहुत सारे नंबर्स है, रियल नंबर्स है। मैं x की जगह पर -1 पुट कर सकता हूं मिनिमम वैल्यू, या मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट कर सकता हूं, और इनके बीच के नंबर्स भी कुछ भी पुट कर सकता हूं। चलो देख लेते हैं एक बार। यदि मैं x की जगह पर -1 पुट करता हूं तो क्या आएगा, -1/1। ठीक है, कितना आएगा, -1। मतलब -1 किससे कनेक्ट होगा, -1 से। और यदि मैं 1 पुट करके देखता हूं तो 1/3 आएगा। मतलब कि जब मैं यहां पर x की वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक कुछ भी पुट करूंगा तो उसकी जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, मिनिमम आएगी -1 और मैक्सिमम आएगी 1/3। बाकी के जितने भी नंबर्स है वो सारे के सारे छूट जाएंगे, और सारे नंबर यदि छूट गए तो इसका मतलब कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। और यदि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है तो हम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। मतलब जब कोडोमेन में सारे रियल नंबर्स होंगे तब ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, और यदि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है तो इसलिए हम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। इसीलिए उसने फंक्शन तो वही रहने दिया है, बट ये चीज चेंज कर दी। उसने क्या बोला कि दूसरे सेट में आपको क्या लेना है, सिर्फ रेंज को ही लेना है। रेंज मतलब जो जो एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं वही वाले एलिमेंट्स को आपको लेना है, बाकी के एलिमेंट्स को आपको सबको छोड़ देना है। अब उसका इनवर्स निकालो। तो यदि मैं बाकी के एलिमेंट्स को हटा ही देता हूं, इस वाले सेट से निकाल दिया, इसमें बचा सिर्फ -1 से 1/3 तक, बाकी के सारे एलिमेंट्स को आपने यहां से हटा दिया है, तो अब यहां पर कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं, और तब इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है। ठीक है, तो इसीलिए उसने बोला है कि इस फंक्शन का इनवर्स निकाल करके बताओ, जो फंक्शन -1, 1 से उस फंक्शन की रेंज तक है। मतलब कि इस वाले सेट में वही एलिमेंट्स है जो कि कनेक्ट हो रहे हैं, बाकी सबको हटा दिया। तो अब इसका ये 1 1 भी बन गया, ऑन टू भी बन गया। अब हम उसका इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो देखो इनवर्स कैसे निकालेंगे। इनवर्स निकालने का सिंपल सा तरीका है, y = x/x + 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू निकाल लेते हैं y की टर्म्स में, तो xy + 2y = x, 2y = x - xy, तो 2y, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y/1 - y। ठीक है, हाँ, तो आपने क्या किया कि आपके यहां पर x था, यहां पर आप जैसे जैसे x की वैल्यू पुट करोगे वैसे वैसे आपको y की वैल्यूज मिलती जाएगी। हम क्या कर रहे हैं, हमने इसका उल्टा फंक्शन बना दिया। यदि ये f है तो इधर से इधर वाला जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, f का इनवर्स होगा। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली y की टर्म्स में। ठीक है, मैं यहां पर y की वैल्यू जैसे जैसे अलग अलग पुट करूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिलती जाएगी। मतलब मैंने एक ऐसा फंक्शन बना लिया है जिससे कि मैं इधर की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे उधर की वैल्यूज मिल जाएगी। तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे, f का इनवर्स। तो आपका f इनवर्स x क्या हो जाएगा, इसको हम x से रिप्लेस कर देते हैं, 2x/1 - x। ये हो गया आपका उस फंक्शन का इनवर्स।
ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी निकाला जा सकता है जब वो फंक्शन 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। यदि ये डोमेन और रेंज को हम यही रहने देंगे तब ये 1 तो है बट ऑन टू नहीं हो सकता है। इसीलिए उसने बोला है कि -1, 1 से फंक्शन की रेंज तक के एलिमेंट्स ही हमने लिए हैं। पहले सेट में -1, 1 तक के एलिमेंट है, -1 से 1 तक के, और दूसरे सेट में रेंज है। बाकी सारे एलिमेंट्स को हमने हटा दिया, तब ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा और फिर हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अभी मैंने एग्जांपल्स में यही वाला क्वेश्चन करवाया था, तो ये आपको खुद से करना है। 8th क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है r पॉजिटिव से 4, इंफिनिटी तक। मतलब पहले वाले सेट में सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर से 0 से लेकर के इंफिनिटी तक, और दूसरे वाले सेट में 4 से लेकर के इंफिनिटी तक के सारे नंबर्स हैं। ठीक है, 4 और 4 से बड़ा हर नंबर, डेसिमल वाले भी। फंक्शन आपको दिया हुआ है f of x is equal to x square plus 4. Show that f is invertible. यहां पर उसने पूछा है कि f इन्वर्टिबल है विथ द f इनवर्स। आपको उसका इनवर्स निकालना, और इनवर्स आएगा √y-4। तो सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि f इन्वर्टिबल है, तो उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि 1 है या नहीं है। सबसे पहले हम 1 देख लेते हैं। f of x1 is equal to f of x2, x1 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 से 4 कट गया, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर आ गया। यहां से x1 की दो वैल्यू आएगी, या तो x1 इक्वल टू x2 या फिर x1 इक्वल टू -x2। अब देखते हैं कि ये केस यहां पर पॉसिबल है या नहीं है। तो पहले वाले ये x1 और x2 इधर के एलिमेंट है। क्या x1 -x2 के इक्वल हो सकता है कि यहां तो सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स है? मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है। x1 इक्वल टू x2 आ गया, मतलब कि हाँ ये 1 है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू के लिए आप क्या करोगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इधर आया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू y-4, x की वैल्यू निकाल ली √y-4। मैं यहां पर y की जगह पर क्या पुट कर सकता हूं, मुझे देखना है कि क्या उधर का कोई भी एलिमेंट छूटेगा क्या। तो उस वाले सेट में क्या है, 4 से लेकर के इंफिनिटी तक के नंबर, मतलब सबसे छोटी y की वैल्यू क्या होगी, 4। यदि मैं 4 पुट करता हूं तो 0 आएगा, और 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आ रहा है, मतलब x की जो भी वैल्यू आएगी वो एक रियल वैल्यू ही आएगी। जब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी। पर यहां पर इमेजिनरी आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है। नेगेटिव क्यों नहीं आ सकती है, क्योंकि y की सबसे छोटी वैल्यू में 4 पुट करूंगा तो 0 आएगा, और जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो मतलब फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट एन x, मतलब यहां पर y की हर वैल्यू पर कुछ ना कुछ x की वैल्यू है, और वो सारी रियल वैल्यूज ही है ना। मैं y की यदि कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लू उधर की, x की हमेशा कुछ ना कुछ रियल वैल्यू ही आएगी। x की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा एक रियल नंबर ही होगा। मतलब y की हर वैल्यू पर x की कोई ना कोई वैल्यू है, मतलब उधर का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, मतलब कि ये फंक्शन ऑन टू होगा। ठीक है, ऑन टू हो गया तो आपको ये वाला जो फंक्शन है उसको हम बोलेंगे f इनवर्स। तो ये बना लिया आपने ऑलरेडी फंक्शन, b से a पर फंक्शन ये रहा, तो आपका f इनवर्स y क्या हो जाएगा, √y-4। आप इसको f इनवर्स x करके भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √x-4। उससे कोई मतलब नहीं है कि मैं y को x से रिप्लेस कर रहा हूं या किससे कर रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनवर्स निकालना है। एक और क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 भी अच्छा है। आपको एक फंक्शन दिया है
पॉजिटिव रियल नंबर से, पहले सेट में पॉजिटिव रियल नंबर्स है और दूसरे सेट में -5 से लेकर के इंफिनिटी तक के नंबर्स हैं। फंक्शन आपको दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। शो दैट f इज इन्वर्टिबल। आपको बताना है कि f इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल तो तभी होगा जब वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो सबसे पहले हम 1 1 के लिए चेक कर लेते हैं। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। ये -5 कट गए। 9x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से मैं यदि x1 माइनस x2 को कॉमन निकाल लूं तो यहां पर क्या बचेगा, 9 ब्रैकेट में x1 प्लस x2, आइडेंटिटी लगा दी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, a माइनस बी a प्लस बी। तो यहाँ पर x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2 हो जाएगा। x1 माइनस x2 कॉमन निकल गया, यहाँ पर बचा 9 प्लस 6 इक्वल टू 0। या तो ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल होगी, तो यहां से x1 इक्वल टू x2 आ गया, या फिर ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल होगी, तो 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इतना समझ गए। पर अब देखो ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि पहले वाले सेट में पॉजिटिव नंबर्स हैं, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, और दूसरे वाले सेट में -5 से इंफिनिटी तक के नंबर्स हैं। x1 और x2 जो दो नंबर लेते हैं हम, वो कौन से सेट के होते हैं, पहले सेट के। जिसको ये चीज क्लियर नहीं है वो पहले के लेक्चर्स को अच्छे से समझो कि किस तरीके से आप 1 1 और ऑन टू चेक करते हो, तब आपको ये समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सब चीजें मैं पहले समझा चुका हूं। क्या x1 और x2 कभी भी नेगेटिव होंगे क्या, पहले सेट में सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो ये x1 भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये वाली टर्म भी पॉजिटिव, ये वाली टर्म भी पॉजिटिव, ये वाली टर्म भी पॉजिटिव, तीनों प्लस की है, तो सम कभी भी 0 के इक्वल आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। मतलब ये चीज तो पॉसिबल है ही नहीं। तो आपको मिल रहा है x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2 आ गया, मतलब कि ये 1 1 होगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू के लिए आपने क्या किया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है y की टर्म्स में, बट यहां पर आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि राइट साइड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। 10th क्लास में आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ी थी, उसी मेथड से हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर। मैं इसको कौन सी आइडेंटिटी बना रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहली टर्म हो गई a स्क्वायर, दूसरी टर्म बनानी है, इस टर्म को बनाना है 2ab, तो 2 इंटू a की जगह पर 3x, b की वैल्यू हो गई 1 प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 1 का स्क्वायर एंड देन प्लस 4। क्या मैं इसी चीज को ऐसा लिख सकता हूं, a स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली टर्म ये है, प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 5। वही इक्वेशन को हमने ऐसा लिख दिया, बट अब ऐसा लिखने पर ये यहां से यहां तक आइडेंटिटी बन गई। तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 को उधर भेज दिया, तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4 हो गया। यहां से स्क्वायर रूट हटाया तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4 आ गया। इतना समझ में आ गया, कुछ गलती हो गई है, 4 कैसे आ गया, 6 आना था। अच्छा ये -5 है, सॉरी गलती हो गई, -5 था, तो -5 है तो मुझे यहां -6 लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने 1 स्क्वायर लिखा तो यहां पर -6 लिखूंगा तब जाकर के -5 आएगा। तो ये -6 हो गया, तो ये y प्लस 6 हो जाएगा, तो ये प्लस 6 आएगा यहां पर। ठीक है, प्लस का 1 उधर भेज दिया, 3x इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट y प्लस 6,
तो x की वैल्यू आएगी -1, हाँ करेक्ट है, अंडर रूट वैसा लिख लो या ऐसा लिख लो, -1 अंडर रूट y प्लस 6 अपॉन 3। इतना क्लियर है सबको? अब आपको चेक करना है कि ये ऑन टू है या नहीं है। ये तो हमने इनवर्स निकाल लिया, पर इनवर्स निकालने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ऑन टू है या नहीं है। तो देखो, पहले सेट में सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, दूसरे सेट में -5 से इंफिनिटी तक। मैं -5 यदि यहां पर पुट करूंगा तो कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा अंदर। यदि रूट के अंदर पॉजिटिव आ रहा है मतलब इस पूरे की जो भी वैल्यू आएगी वो इमेजिनरी नहीं आ सकती है। और -1 से कोई बड़ा नंबर पुट किया, -4 पुट कर लो, -3 पुट कर लो, -2, -1, कुछ भी पुट करके देख लो, रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। और यदि रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है तो मतलब कि x की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा एक रियल नंबर ही होगी। तो मतलब y की हर वैल्यू पुट करने पर कुछ ना कुछ रियल नंबर आएगा, मतलब इधर का हर एक नंबर कनेक्ट हो जाएगा। आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि जब आपने यहां से स्क्वायर हटाया तो यहां पर प्लस माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया? देखो, यदि मैं यहां पर माइनस का साइन ले लेता हूं, यदि मैं यहां पर माइनस का साइन ले लेता हूं तो उससे x की वैल्यू नेगेटिव आने लगेगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस पूरा आएगी माइनस की वैल्यू। बट उधर तो माइनस नेगेटिव नंबर्स है ही नहीं, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स है। इसीलिए यहां पर हमने सिर्फ प्लस का साइन लिया है, माइनस का नहीं लिया है। आपको डोमेन और कोडोमेन को देखते हुए क्वेश्चन के साइन डिसाइड करने पड़ेंगे। तो यहां पर मतलब कि प्लस का साइन आएगा, माइनस का नहीं आ सकता। ठीक है, तो मतलब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट एन x, y की हर वैल्यू पर x की कुछ ना कुछ वैल्यू है और इसीलिए फंक्शन ऑन टू होगा। और ऑन टू होगा तो ये जो आया है ये इस फंक्शन का क्या होगा? इनवर्स होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है 10th वाला। देखो 10th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? f एक फंक्शन है जो x टू y पर है, बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। आपको बताना है शो दैट f हैज यूनिक इनवर्स। ये सेट x है, ये सेट y है, x से y पर एक फंक्शन है f। हमें ये बताना है कि यदि ये इन्वर्टिबल है, इट इज इन्वर्टिबल, गिवन है कि इट इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल है मतलब कि वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ये चीज समझ में आ गई कि यदि वो इन्वर्टिबल है मतलब वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है? अब आपको यहां पर बताना है कि f का सिर्फ एक ही इनवर्स हो सकता है, दो अलग अलग इनवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो प्रूफ हम थोड़ा सा उल्टा मान करके चलते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। मैंने मान लिया कि G1 एंड G2 आर टू इनवर्स। ऑफ f मैंने मान लिया कि f के दो इनवर्स है, पहला इनवर्स है G1 और दूसरा है G2। ठीक है, तो यदि मैं आपसे पूछता हूं मतलब कि यहां से एक को हम G1 बोल देते हैं और दूसरे को आप G2 बोल दो। यदि मैं आपसे बोलता हूं FOG1 y किसके इक्वल होगा? यहां पर y था, y की वैल्यू मैंने G1 में पुट करी, G1 y मिल गया, और ये जो आया है ये मैंने वापस से f में पुट किया, तो वापस से मुझे y मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो हाँ, y ही मिलेगा। क्यों मिलेगा y? क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है कि ये फंक्शन क्या है? 1 1 है। तो मतलब 1 1 है, तो मैं यहां से इधर आया और वापस से यहां से वहां जाऊंगा तो y ही मिलेगा। यदि वो 1 1 नहीं होता, इन केस ऐसा हो जाता, तो इधर से यदि चलो x से उधर गए ये मिला
और इधर से वापस से उधर आओगे तो ये भी मिल सकता है। पर यदि वो 1 1 है तो इधर से उधर जाऊंगा तो ये मिला, इधर से उधर आऊंगा तो वापस से वही एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा कि FOG1Y किसके इक्वल होगा, Y के। और वैसे ही FOG2Y भी किसके इक्वल होगा, Y के। कैसे, यहां पर Y जो वैल्यू थी वो मैंने G2 में पुट करी तो मुझे क्या मिला, G2Y। और G2Y में F में पुट करूंगा तो वापस से मुझे Y मिलेगा, क्योंकि वो तो 1 1 है। ये पूरा फंक्शन क्या है, 1 1 है। मतलब कि FOG1Y भी Y के इक्वल है, FOG2Y भी Y के इक्वल है। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों Y के इक्वल आ रहे हैं। तो FOG1Y इज इक्वल टू FOG2Y। मतलब F ऑफ G1Y इज इक्वल टू F ऑफ G2Y। तो ये चीज तो तभी पॉसिबल है जब G1 और G2 इक्वल होंगे, क्योंकि ये वाली पूरी वैल्यू उस पूरी वैल्यू के इक्वल है। तो ऐसा तो तभी इधर भी F है इधर भी F है, मतलब अंदर वाला भी इक्वल होना चाहिए। मतलब कि G1Y इज इक्वल टू G2Y। इसका क्या मतलब है कि हमने जो दो अलग अलग इनवर्स माने थे G1 और G2, वो दो अलग अलग नहीं है। G1 और G2 दोनों एक ही चीज है, मतलब दो अलग अलग इनवर्स नहीं हो सकते। सिर्फ एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा यदि वो फंक्शन इन्वर्टिबल है तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 1 1 on 2 से प्रूव करना है कि किसी भी फंक्शन का एक ही इनवर्स होगा। चलो एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, लास्ट 12th क्वेश्चन, 11th वाला आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी इजी है। x से y पर एक फंक्शन है और आपको बताना है कि बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, ये भी इन्वर्टिबल है, ये दिया हुआ है आपको बताना है कि शो दैट द इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज f। मतलब f इनवर्स का भी वापस से इनवर्स लेने पर f आएगा, ये आपको प्रूव करना है। और वो तो हमें ऐसे भी समझ में आ रहा है कि ये f है, ये f है, ये f का इनवर्स है, और f इनवर्स का फिर से इनवर्स लेंगे तो फिर से f आ जाएगा। अभी थोड़ी देर के लिए हम f इनवर्स को g मान लेते हैं। लेट f इनवर्स इज इक्वल टू g। अब मैं आपसे यदि पूछता हूं g FOG y किसके इक्वल होगा, y के, सिंस इट इज f इज इन्वर्टिबल। अभी मैंने आपको बताया कि यदि वो इन्वर्टिबल है तो मतलब 1 1 on 2 होगा। ये y से स्टार्ट किया, g ऑफ y आएगा और g ऑफ y मैंने f में पुट कर दिया, f में मैंने g ऑफ y पुट कर दिया, तो वापस से मैं y पे ही पहुंचूंगा। मतलब क्या है कि FOG y के इक्वल आ गया। और अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि FOG y यदि y के इक्वल आता है मतलब g जो है वो f का इनवर्स है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि f g का इनवर्स है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, g आपको क्या बताना है, f इनवर्स का इनवर्स। तो g की जगह पर g इनवर्स इज इक्वल टू f ऐसा लिख सकते हैं कि g का इनवर्स क्या होगा, f है ना। यदि FOG y के इक्वल आ गया मतलब g का इनवर्स क्या होगा, f, और f का इनवर्स क्या होगा, g। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि g का इनवर्स किसके इक्वल होगा, f के। बट g मतलब क्या है, f इनवर्स। तो f इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू f, हेंस प्रूव। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी। यदि आप सोच रहे हो कि सिर्फ ऐसे वीडियोस को देख करके आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब तक आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे तो आपकी प्रिपरेशन नहीं हो सकती है। इसीलिए मैं आपको बार बार यही समझाऊंगा कि खुद से प्रैक्टिस करो। जो भी क्वेश्चंस मैं यहां पर करवा रहा हूं वो आप वापस से करो। जब आप वापस से करोगे तभी आपको अपनी गलतियां पता चलेगी। ठीक है, तो इसके अगले लेक्चर्स में हम बाइनरी ऑपरेशन
और इसी चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद में फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।